अस्सलाम वालेकुम फवाद और जीशान। भाई साहब सर। ग्रुप पे शेयर कर दें कि हमने ओपन कर दिया है। ठीक है सर। जीशान, ये मेडल किससे ले रहे हो? चाइनीज है कोई ये? सर ये एक प्रोजेक्ट किया था इनके साथ, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी का, तो बस वो उसी वक्त की कुछ यादें हैं सर। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कंजा, आप लोगों ने भी आज देनी है ना प्रेजेंटेशन? सर हमारा ग्रुप एफ था ना। तो ई दे रहा है ना, ई ग्रुप दे रहा है अभी। आज ई नहीं दे रहा सर। ये कौन है डी हो आप? गया, आज डी देंगे ना, डी देंगे आज। फवाद, आपका डी ग्रुप है? सर आज के सेशन के बाद तो एक सेशन रह जाएगा बस टोटल। क्यों? सर पेपर है ना उसके नेक्स्ट वीक से तो सर। पेपर तो 22 को स्टार्ट हो रहे हैं। 22 में अभी कितने दिन है? आज 7 तारीख है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, पूरे 15 दिन है। रोजाना का भी एक सेशन रखो ना तो सेशन हो सकते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो ठीक है सर। लेकिन सर अवेलेबल नहीं हो पाते ना स्टूडेंट, लेकिन ये जिन्होंने प्रेजेंट करना है कम से कम वो अगर अवेलेबल हो प्रेजेंट जाए करना तो। चाह रहे हैं वो तो बीच में करें ना प्रेजेंट। और बाकी ये कि हम एक दिन एक लेक्चर रख लेंगे सिर्फ रिवीजन का, और जो जो हमने पढ़ा है और जो उसमें क्या क्या आएगा फाइनल में। जी सर, ये बहुत जरूरी है कि फाइनल में आएगा क्या, फाइनल क्योंकि थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं ये टफ बनाऊंगा। सर टफ ना बनाए सर। नहीं, मतलब टफ नहीं, कि थोड़ा सा टेक्निकल हो तो पेपर करने में है तो ऑनलाइन ना सब कुछ। हाँ टेक्निकल बना लें सर वो, ऑनलाइन क्योंकि में होता यही ही है, है कि हमने आप तो आप गो लोग थ्रू जो है किया। ना पेपर जो है ना, यकीन करें बहुत सारी सिमिलरिटीज आ रही हैं। चेक करो ना अगर उनको। जी सर, वो नादिर साहब तो बहुत गुस्से में थे उस दिन जिस दिन पेपर चेक किया उन्होंने। वो मुझे कह रहे थे, मुझे भी बताया था उन्होंने, कह लेंगे यार सामा ये तो सारी चीटिंग की हुई है। मैंने कहा सर जिन्होंने चीटिंग की हुई है ना, तो उनको फेल कर दें। लेकिन सर फेल किए नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं कि यार मैंने इस दफा छोड़ दिया, अभी अगर फाइनल में कुछ ऐसा हुआ तो सीधा फेल हो जाओगे आप लोग। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका मेरे ख्याल में डॉक्टर कौन से हैं वो? डॉक्टर राशिद अली हैं सर। राशिद अली, वो भी सख्त हैं। जी सर, जी सर। डॉक्टर मेमन साहब का भी लिया आप लोगों ने? 4 नहीं है ना? सर कुछ हैं कलीग्स उन्होंने लिए हैं, मैंने नहीं लिया सर सर। मैंने दिया है तनवीर ने। तनवीर, डॉक्टर मेमन साहब का लिया कौन सा, रिन्यूएबल एनर्जी का? नहीं सर, एनर्जी ऑडिटिंग। ऑडिट है सर। ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या पढ़ा रहे हो? सर पहले तो वो हिस्ट्री पढ़ाई है ऑडिटिंग की होती क्या है, देन इसमें ऑडिट की टाइप्स क्या हैं, ऑडिट करते कैसे हैं। उसके अलावा जो है ना अभी कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर बात हो रही है। मैं वो असाइनमेंट तो से थी कि जो वो ऑडिटिंग ऑडिटिंग में भी इंजीनियरिंग ले आएंगे, देखना वो न्यूमेरिकल लाजमी सर होंगे उसमें। बहुत ज्यादा सर, आपकी सोच से ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं वो। सर स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, इशरा का मैसेज आया है, उसको ऐड मेरे कर पास देते तो हैं शो वो नहीं हो है। रहा। सर उसका मैसेज आया है। वो पुराने उस पे तो लिंक पे नहीं गया। नहीं मेरे पास शो नहीं हो रहा हमजा। सर, मैं उसको बोलती हूँ। सर ये एग्जाम के बाद स्टूडेंट से थीसिस ज्यादा के मैं ऑर्डर वेटिंग पे हूँ। हाँ, रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहे? करनी थी आपसे। मैं क्या कह रहा चीज? था सर एग्जाम के बाद कुछ डिस्कस करना था थीसिस को लेकर, तो वो फिर यूनिवर्सिटी में आप कब अवेलेबल होते हैं सर? यूनिवर्सिटी में मैं अवेलेबल होता हूँ अब तो रोजाना ही आ रहा हूँ तकरीबन, पीर और जुमेरात को छोड़ के। फर्स्ट फर्स्ट हाफ में सर? फर्स्ट हाफ में आ रहा हूँ, 3 साढ़े 3 बजे तक होता हूँ मैं, सुबह 10 बजे से 5-6 घंटे आ रहा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा।
अच्छा ठीक है, जुमेरात और 1 घंटे कौन से होता दिन हूँ मैं बताया यहाँ, सर छोड़ो? 4 बजे तक होता हूँ मैं, जुमेरात और पीर, मंडे एंड थर्सडे। जुमेरात और पीर छोड़ो। ठीक है सर। थीसिस जिसने लेने हैं जल्दी जल्दी काम शुरू कर दे, क्योंकि बहुत मसाइल आ रहे हैं, एचईसी भी तंग कर रही है। सर मेरा हमजा, रखिएगा। हमजा आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, एक सर मैं शहरियार, अभी हूँ ही नहीं, आपको बताया था मैंने। तो तुम क्या कब आओगी जब ये ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, 4 साल खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं सर, मैं नहीं 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 सर, बस इंशाल्लाह एक या हाँ बस 7-8 दिन तक आ जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप अपना काम शुरू सर यहाँ करें। पे थोड़ा सा इशू हो गया था, इसीलिए आपको बताया भी था ना मेरे। इस दफ़ा हमारी एफआरसी हुई ना, एफआरसी जो होती है, हम्म, तो उसमें हम्म, ये डिस्कस हो रहा था कि स्टूडेंट बहुत लेट हो जाते हैं, फिर वो स्टूडेंट एक्सटेंशन मांगते हैं। एक्सटेंशन जो है वो एचईसी अलाउ नहीं करती, पर इसका आपका ड्यूरेशन है 4 साल का, तो यू मस्ट हैव टू हम्म। कंप्लीट योर डिग्री प्रोग्राम, ऑल रिक्वायरमेंट्स इन दिस सर एक 4 दफा ईयर्स। मेरा थीसिस स्टार्ट हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी जल्दी कर कब लूंगी। स्टार्ट होगा, चार फिर साल के उसको बाद? हाँ, नहीं 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 अभी सर बस मैं आ जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। आप लोग सर जो मेरे जो भी 4 साल पूरे थोड़ी हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए मुझे तो। 2 साल नहीं हुए ना, बस ठीक नहीं। है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। उस्मान भाई आपने प्रेजेंटेशन दे दी? जी सर, दे दी थी लास्ट वीक सर। आपकी उस पे थी ना वो? वो सेशन की थी, बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन थी हमारी। हाँ हाँ हाँ, वो जो ट्रेन वाली पे थी, रेल वाले पे। जी सर, ट्रेन वाली ये आई है केसीआर रूट। हाँ वो ये जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर पेपर की क्या अपडेट्स हैं, कब से स्टार्ट है सर? बता तो दिया पहले से, पहले उसमें नहीं थे ना, तुम सो रहे थे पड़े हुए। नहीं नहीं सर, देर से ज्वाइन किया था मैंने। तो बता दिया मैंने, और रिकॉर्डिंग सुनोगे तो पता चल जाएगा। सर सिर्फ डेट बता दें, कौन सी डेट से स्टार्ट है? मैंने फर्स्ट सेशन में बता दिया है, जो मैंने पहला लेक्चर लिया है ना, सेशन लिया उसके अंदर मैंने बता दिया कब से स्टार्ट हो रहा है। अब तो लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अब किसको देना है मैंने, कौन कौन था, राहील, फवाद और आपके सर चौथे, फवाद को चौथा कैंडिडेट फिर नहीं आया ना? नहीं सर, अभी तक तो नजर नहीं आ रहे। बाद उनसे कहेंगे फिर मैं किसको दे दूं। सर फवाद को दे दीजिए, तो स्क्रीन शेयर करके। फवाद को दे दें सर। फवाद को दे दें, एक मिनट वेट। फवाद, जी फवाद, जहाँ से छोड़ा था वहां पे आ जाए। सर यहाँ पे थे हम, डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसी। हम्म, शाहिद भाई आप शुरू करें। ठीक है सर, शुरू करूँ? बिल्कुल, शुरू शुरू करें। अच्छा सर, ये पॉइंट है, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन। इसका थोड़ा सा मैं पीछे पॉइंट था एक हमारे का जो ओईसीडी जो डिक्लेरेशन थी एनवायरमेंटल पॉलिसी की 1974 की, वो एक्चुअली जो थी वो फॉलो अप थी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। ठीक है। उसके अंदर जो है सर, सच एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन वगैरह को डिस्कस किया गया था। हम्म, अच्छा, फिर सर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे पास, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, अर्थ समिट के नाम से, यूएनईडी, रियो के अंदर, ब्राजील के अंदर। यूएनसीईडी, सही है, आज समेट। जी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हम्म, इसको रियो समिट भी कहते हैं, इसको सर जी, रियो समिट भी कहते हैं, और ये 1992 में हुई थी। इसका पर्पस क्या था?
किस एक बात पे, किस एक पॉइंट पे उन्होंने जो है वो डिस्कशन की थी? सर मेन पर्पस जो था वो था सर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना था गवर्नमेंट्स वगैरह को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो प्रोटेक्शन जो हम लॉ बना रहे हैं और ह्यूमन एनवायरनमेंट को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, और एजेंडा 21 क्या था? सर एजेंडा 21 एजेंडा में 21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सुनेंगे तो वहाँ एजेंडा 21 की बात आएगी। क्या था एजेंडा 21? सर ये था कि हमने जो है सस्टेनेबल मींस किस तरह उसको जो है वो डेवलपमेंट करना है, उसको किस तरीके से हमने अडॉप्ट करना ठीक है, आगे यूएन। अच्छा, इसमें आपने इश्यूज के बारे में नहीं बताया। 3 इश्यूज थे हमारे, मेजर कंसर्न थे, जिसका एक कंसर्न था क्लाइमेट चेंज था। मेजर कंसर्न हमारा क्लाइमेट चेंज था, शुरू में हमने क्लाइमेट चेंज पे बात शुरू की थी। दूसरा फिर हैजार्डस पे था, और तीसरा जो था हमारा वो था बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो सबसे मेजर कंसर्न जो था वो क्लाइमेट चेंज था, जिसकी बेसिस पे हमारी रियो समिट भी हुई, अर्थ समिट भी हुई। उसका मेन कंसर्न ये था कि आपने लिखा ना ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, है। जी सर। डिप्लीशन ऑफ जी ओजोन जी। लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग ये एंड एसिड रेन, ये तीनों क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं। तो ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है ये मेजर कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का। ये दोनों क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। इसकी बेसिस पे अर्थ समिट हुआ, और फिर इन्हीं दोनों को सामने रखते हुए एक हमारी कन्वेंशन बनी थी, और उस कन्वेंशन का क्या नाम था वो आप बताएंगे। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा एक दफा। मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज पे हमारी एक कन्वेंशन बनी थी, उस कन्वेंशन का क्या नाम था? क्यूमुलेटिवली जो है एक कन्वेंशन बनाई गई थी, जिसको मैं बार बार डिस्कस भी करता हूँ। राहिल, फवाद, जी तहसीन। सर। सर जहन में नहीं आ रहा सर। चलें उस्मान, आप बताएं उस्मान, क्लाइमेट चेंज पे कौन सी कन्वेंशन थी हमारी? अमजद। सर UNFCCC। गुड, यूएनएफसीसीसी। किस चीज का एब्रीविएशन है ये? द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जो हमारी कन्वेंशन हुई थी उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें ये 2 मैटर डिस्कस किए गए थे। देखिए, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस वक्त जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। ठीक है, एक मेजर कंसर्न ये था। तो अल्टीमेटली जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो आपका क्लाइमेट चेंज होगा। दूसरा इशू था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही थी? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? फवाद, आप एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं, जी सर। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग सर वो एग्जॉस्ट गैसेस से टेम्परेचर जो कौन सी ओजोन लेयर गैसेज के होती है? पास उन गैसेज का नाम क्या इंक्रीज। होता है? सर सिंपल क्वेश्चन है कार्बन ये। डाइऑक्साइड, सॉक्स नॉक्स सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉक्स नॉक्स होती कार्बन है। डाइऑक्साइड, कार्बन जी सर। डाइऑक्साइड सर, चले, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन। होती है, और उनको कहते क्या है? इमिशन सर गैस सर, ग्रीन हाउस। GHG। जी, ग्रीन हाउस गैसेज। ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप कहीं दुबई वगैरह में इंटरव्यू दिया ना तो वो आपकी ठीक ठाक चीजें पूछेंगे आपसे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुरू कैसे हुआ था। अगर आप कहीं अच्छी जगह जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल रेगुलेशन पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज किन बेसिस, 2 इश्यूज उठे थे शुरू में क्लाइमेट चेंज पे। एक इशू उठा था कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है वो यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और उसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा इशू ये उठा था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। उन ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी मेजर गैसेस आती हैं राहिल? सर कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सर आप गलत। सॉक्स, सल्फर सॉक्स डाइऑक्साइड आती तो हैं। नहीं आती इसमें। जी कंजा, कौन कौन सी 3 गैसेस आती हैं मेजर?
सर मीथेन होती है, वाटर Good. वेपर्स होते हैं, नॉक्स जबरदस्त। होता है और क्या कहते हैं CFC कार्बन भूल गए डाइऑक्साइड। सर। CFC होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड है, CFCs हैं, वाटर वेपर्स हैं, और कौन सी बताई थी? मीथेन। सर मीथेन। पार्टिकुलेट मैटर है। गुड गुड, सही। आगे चलें। आगे तहसीन भाई देंगे। तहसीन भाई अब नजर आ रहे हैं आपको? जी सर स्क्रीन आ रही है मेरे पास। चलें, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ EIA इन अदर कंट्रीज। सर ये स्वीडन में 1969 में हुई है ये, और USA में 1970 में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, कनाडा में 1973 में नेशनल असेसमेंट रिव्यूज कनाडा प्रोसेस। भी वो फर्स्ट कंट्रीज के अंदर है जिन्होंने इन्वायरमेंटल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मलेशिया, स्वीडन। ये हाँ स्वीडन, ये 3-4 कंट्रीज वो हैं जिन्होंने अर्ली अडॉप्ट कर लिया था EIA को। कनाडा वाज जी फर्स्ट ऑफ देम। इन तमाम में कनाडा जो था वो पहलों में से था, शुरू में। अच्छा, आगे चले। जी जी जी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इम्पैक्ट ऑफ प्रपोजल्स एक्ट 1974 में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा फवाद भाई। इसी तरह मलेशिया में हुआ था ये 1974 में। फ्रांस में हुआ था नेशनल एनवायरमेंटल असेसमेंट लेजिस्लेशन 1976 में। ठीक है। फिलीपाइंस में हुआ था 1978 में। ठीक है। ये सर अदर कंट्रीज थी जिसमें हुआ था। और अब आ जाए पाकिस्तान पे। अच्छा सर, पाकिस्तान में सर सबसे पहले ये 1983 में जो हमने पहले शुरू किया है या इंडिया ने पहले शुरू किया है? सर इंडिया ने पहले शुरू किया है। कब शुरू किया था इंडिया ने? सर इंडिया ने किया था 1978 में। पक्का? इंडिया की रेगुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में 1983 की बनी हुई है। हमारे जैसे एक्ट बना हुआ है ना, एक्ट, वो शायद उनका 1983 का है। हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस पास हुआ था उस वक्त, ऑर्डिनेंस बना था जब इंडिया उसको इम्प्लीमेंट कर चुका था। ठीक है, आगे चले। या ये फर्स्ट सर 1983 में सबसे पहले क्या बनाया गया था तहसीन? सर ये नेशनल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस बना था ये 1983 में। इन्वायरमेंटल, उसके बाद सर ये एक्ट PEPO बना था, PEPO, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है तहसीन? सर ऑर्डिनेंस ये होता है कि यानी एक बिल सा एक पास हुआ था कि Good. ये होना चाहिए। गुड। यानी ये एक्ट नहीं बना था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये सिर्फ ये एक चीज पास हुई थी कि ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये सही है, एक बिल टाइप का था। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल भी कहते हैं टाइप का इसको। था। इसको बिल भी जी, कहते हैं जी। वैसे, पाकिस्तान PPB जी कहते हैं। आगे। जी सर। तो उसके बाद सर फिर ये प्रॉपर जो ये एक्ट बना था ये 1997 में ये एक्ट बना था, और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ 1992 था में भी ये। कुछ हुआ था। 1992 क्या हुआ था उसमें? राहिल और ये फवाद आप इन्वायरमेंटलिस्ट है ना दोनों? BS किस में किया हुआ है? नहीं सर, नहीं सर, Electrical। केमिकल बैकग्राउंड है, केमिकल। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो 1997 से पहले 1992 के अंदर भी कुछ हुआ था। कंजा क्या हुआ था? ये मुझे नय्यरीन बताएंगे। नय्यरीन 1992 में क्या हुआ था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था या कोई पॉलिसी बनी थी? सर 92 में नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। वो तो NCS बना था। ठीक है। सर एक्ट बना था। सर 92 में जो है वो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनी थी। बना था। एक्ट बना था। एक्ट तो 1992 में बना था, सॉरी 1997 में बना था। सर 97 में बना था। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। ठीक है सर। तो सर ये जो पाकिस्तान के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1997 में, उसके बाद इसके जो हमारे जो है 4 पार्टनर हैं सर। एक है हमारे EPA है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अच्छा, और एक है जी हमारी मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो प्रीवियसली ये मिनिस्ट्री थी हमारी इन्वायरमेंट की। ठीक है। उसके बाद
प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और IUCN पाकिस्तान है। ये 4 पॉइंट्स आपने ये जो लिखे हैं बुलेट बना के, ये होता है ऐसे लग रहा है अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको इसको सब पॉइंट्स बनाने चाहिए थे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी 4 इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर थे, PEPA था, पाकिस्तान EPA था, मिनिस्ट्री जी ऑफ जी क्लाइमेट चेंज थी जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से थी, और इस जी मिनिस्ट्री जी का जो ये किसके अंडर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOE, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ MOCC बन गया है ना, अब बना हुआ है जी MOCC, जी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे पहले था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। उसके जी जो उसको जो चेयर कर रहा था वो कौन था, उसका नाम क्या था? सिर्फ ये एक ही दफा बनी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सर उसको जो चेयर कर रहे थे सर उसका नाम तो जरदारी नहीं साहब थे पता भाई मुझे। वो। अच्छा जरदारी साहब थे। हाँ, जरदारी साहब जो है डायरेक्ट इसके चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा, सही है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, IUCN पाकिस्तान, तो इन चारों का क्या फंक्शन था? सर ये 4 पार्टनर थे और ये जो हमारी जो EIA है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन इन चारों ने जो है ना वो चीजों को आगे बढ़ाया था पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ EIA को या पूरे एक्ट को? पूरे एक्ट को ठीक है। इम्प्लीमेंट तो करवाने में इन यानी एक बॉडी टाइप की चीज थी कि ये जो है ना वो मजीद उसको चीजों को आगे बढ़ाएगी इस एक्ट को ठीक पाकिस्तान है, के अंदर। आगे चले। जी फवाद भाई। उसके बाद सर थोड़ा सा ये हमने एक स्लाइड रखी है SEA एंड EIA कि इसमें क्या डिफरेंस है। SEA जो कि स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंटल एक्ट है। एक्ट, फवाद एक्ट तो जी नहीं सर, है? असेसमेंट है सर। नहीं सर असेसमेंट है, सॉरी। हाँ सही है। SEA स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंटल असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सर SEA के अंदर जो हम बेसिकली जो प्रोएक्टिवली एग्जामिन करते हैं एक बड़ी रेंज के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं, जैसे अगर हम किसी ओवरऑल किसी सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई बड़ा जो हमारा प्लान है तो वो हम SEA उसकी करते हैं और वो ये चूज करती है कि हमें क्या एक्शन करना है, प्रॉपर किन चीज़ों के ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो फिर जो EIA हमारी होती है वो उस चीज को फोकस करती है और उसके ऊपर जो है ना वो अपनी वर्किंग करती है और वो फिर वो चीजों को आगे फाइनल करके आगे करती है। अच्छा ये जीशान, SEA और EIA में क्या फर्क है? सर पता नहीं, अभी देखा है मैंने SEA तो। SEA नहीं देखा पहले कभी इससे? नहीं सर, मैं तो समझ रहा था सी का EIA किया है इन्होंने, CVU का था। यानी SEA है ये, SEA का एब्रीविएशन किस चीज का है ये? स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। एनवायरमेंटल असेसमेंट। जी सर ये बहुत बड़े रेंज अच्छा, मतलब बहुत सही बड़े सर। एरिया के लिए, जितना शहर बस रहा है उसके लिए होता है सर। नहीं, उसके लिए तो EIA भी कर सकते हैं हम। फर्क क्या होगा नहीं दोनों तो में? सर वो AIA तो एक एक जगह के लिए होगा ना सर, एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग। देखिए ये SEA और पूरी EIA में फ़र्क ये है कि स्ट्रेटेजिकली हम इन्वायरमेंटल असेसमेंट करते हैं और नॉर्मली ये पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है। SC जो है ना वो आपने खुद लिखा हुआ भी देखें यहाँ पे, हाँ, पॉलिसीज़ प्लान एंड जी जी प्रोग्राम्स पे इम्प्लीमेंटेशन होगी जब आप किसी पॉलिसी पे जैसे मैं एक दफ़ा मुझे कॉल आई थी, ये क्या नाम है, एक अखबार में एक ऐड आया, ये जो हमारा FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमें कुछ इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो कि EIA कर सके, EIA कर सकते हैं। तो बहरहाल वो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं इस्लामाबाद गया और वहाँ पे FBR जो मेन FBR का ऑफिस है, इतफाक़ से पहली दफ़ा उस एरिया में जाने का इत्तफाक हुआ। वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और इसके बिल्कुल सामने है, पार्लियामेंट हाउस के सामने है। तो वो जगह भी देखी मैंने। जब मैं FBR के ऑफिस गया तो वहाँ पे 2 ख़वातीन थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है बाहर का, वर्ल्ड बैंक का। वो कह रहे हैं कि FBR वाले अपनी अपनी जो है वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी कराएं, तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? यानी FBR वाले
टैक्सेस पे इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को कैसे इम्प्लीमेंट कराई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था जो जिसके लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठा हुआ था उस वक्त। तो आप लोगों से अगर पूछूं क्या होगा इसका जवाब, एफबीआर जो है वो EIA कंप्लायंस कैसे कराएगी? टैक्स ही लगा देगी वो तो, कोई इन्वायरमेंट के नाम पर। मतलब नहीं सर, जैसे हम बैंक वाले काम करते हैं कि जिसको भी हम लैंडिंग वगैरह दे रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्वायरमेंटल असेसमेंट होती है, तो इनके पास भी जो इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्ट होता है तो उसमें भी ये लोग कंडीशन दे सकते हैं कि भाई हम आपकी असेसमेंट भी चेक करेंगे और फिजिकली आपको विजिट भी करेंगे, नहीं, वो और कह रहे थे कि एफबीआर की इन्वायरमेंट को ये सामने कंडीशंस हैं इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग के ऊपर। इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए हम अपने प्रोपोनेंट सर- को फायदा कैसे दे सकते हैं? मैंने उनको ये जवाब दिया सर था एफबीआर का तो सर, मेन कंसर्न तो सर पैसा इकट्ठा करना है ना सर। सर जो वो तो ज्यादा जाहिर है, वो टैक्सेस तो ये कलेक्ट तरह कर के रहा होगा पॉइंट या जो ज्यादा टैक्सेस दे रहा होगा उसको फिर एग्जेम्पशंस भी तो दिए जाएंगे ना, उसके लिए रिलैक्सेशन की जाएगी रूल्स में। पेनल्टीज लगा सकते हैं, अगर कोई इन्वायरमेंटली कंप्लायंस नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा नहीं, पेनल्टी मेरा वगैरह मेरा लग मेरा सकती है। क्वेश्चन आप समझे नहीं। वो कह रही थी कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करता है तो एफबीआर उसको क्या फायदा दे सकता है? यार टैक्स में उसको क्या छूट। फायदा। हाँ, मैंने भी यही कहा था। मैंने रिलैक्सेशंस मिल कहा सकती है अगर उसमें टैक्सेस में। मैंने भी यही कहा था मैंने भी यही कहा था कि अगर आप एफबीआर वाले उसको, अगर वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस कर रहा है तो आप उसको टैक्सेस के अंदर छूट दे सकते हैं, क्योंकि उसका एक पैसे के अमाउंट जो है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस पे खर्च हो रही। तो इंडस्ट्रीज चाहेंगी कि मेरा पैसा अगर यहाँ नहीं लग रहा तो मैं कंप्लायंस कराऊँ तो मुझे टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। ये मैंने उसको एक जवाब दिया था, और 2-3 क्वेश्चन उसने और पूछे थे इंटरनेशनल उसने रेगुलेशन के हवाले से। बहरहाल, तो बताने का मकसद ये है कि सी जो है वो हमारा, या स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो है वो पॉलिसीज पे लगती है। जैसे मैंने अभी आपको एफबीआर की एग्जांपल दी कि आपने पॉलिसी में लगा दिया कि जो कंपनी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करेगी हम उसको टैक्सेस में रिलैक्सेशन देंगे। तो दिस इज अ मेन काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जो हमारे प्लान्स पे, पॉलिसीज पे या प्रोग्राम्स जो ऊपर से गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसकी स्ट्रेटेजिक होती है। EIA नॉर्मल होती है, कन्फाइंड होती है, कंक्रीट होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है। सी जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये ओवरऑल इंप्लीमेंट कर दिया आपने, कहा जो भी कंपनी कंप्लायंस करेगी हम उनको टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे, दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक। तो अब वो टेक्सटाइल करे, वो फार्मा करे, वो प्रिंटिंग कोई यूनिट करे, वो कोई वेयर हाउस वाला करे, जो भी उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, अब इसका जो है प्लान बनाया जाएगा, किस हद तक दी सर जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रही है कि जो सी है इसका ओवरऑल रोल बहुत कम है इसमें। देखिए, रोल तो देखिए हर प्रोजेक्ट की तो सी नहीं होगी ना। अब बाहर तो जी खैर हर बिल्कुल। जगह EIA खत्म कर दी गई, अब तो स्ट्रेटेजिक ही करते हैं। स्ट्रेटेजिक से मुराद एक ये भी होता है, देखिए स्ट्रेटेजिक से मुराद पॉलिसीज पे भी है, स्ट्रेटेजिक से मुराद ये भी है कि मिसाल देता हूँ मैं आपको, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट 10 साल के बाद नजर आता है। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट लगाया और 10 साल के बाद उसने कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू कर दिया, कोई डैमेज किया, तो 10 साल के बाद आपने वो नेक्स्ट इनिशिएटिव लेना है। 10 साल के बाद फर्स्ट कहते हैं कि आपने कहा कि मैं 10 साल के बाद यहाँ पे स्क्रबर लगा दूंगा, तो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, कि 10 साल के बाद अगर कोई तब्दीली आएगी तो आप उसकी क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। EIA इतना डिफाइंड नहीं होता, EIA करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन सर फिर इस तरह तो इम्पोर्टेंस तो फिर सी की भी है ना, कि अगर कोई बिल्कुल। प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो तो उसका असेसमेंट करेगी ना कि हम आफ्टर 15 इयर्स हम कहाँ पर खड़े होंगे। C is more important than EIA। मैंने आपसे कहा ना इंटरनेशनली अब CSCA किया जा रहा है, EIA बिल्कुल कम हो रहा है। सही सही। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सी, आपने लिखा है ना तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज C एंड व्हाट इज EIA। EIA से तो वो लोग बाहर निकल गए। अब स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करते हैं जिसमें बताते हैं कि 10 साल में ये इम्पैक्ट हो सकता है, 10 साल के बाद जो है हम इस पे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। और इसी तरह स्ट्रेटेजिक जो है वो पॉलिसीज पे भी लगता है, जैसे मैंने आपको एफबीआर की एग्जांपल दी। EIA मोर कन्फाइंड है, ये स्पेसिफिकली जो है लोकल प्रोजेक्ट्स, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आगे चले। ठीक है सर, सर हमारी स्लाइड एंड हो गई है। थैंक यू। ठीक है, अच्छा आपने इंफॉर्मेशन तो आपके पास थी जो आपने यहाँ पे डाली है, आपकी प्रेजेंटेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने इंफॉर्मेशन तो काफ़ी सारी दी हैं,
लेकिन उसको बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया, नंबर 1। सर ये असाइनमेंट में सर डिटेल है पूरी, हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन में बहुत कम रखी। चलिए ठीक है। और दूसरा, आपको ना इस पे ग्रिप नहीं थी, सही। ठीक है। सर आप असल में जो हमारे फोर्थ ग्रुप ने डिसाइड किया था ना कि उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो फोर्थ पार्टनर ही हमारे गायब हो गए। नहीं देखे, वो तो एक बेचारा पार्टनर गायब है ना, बाकी तो 3 है ना, और 3 माशाल्लाह आप तीनों काबिल हैं। तो शुक्रिया जब आप सर, कोई लेकिन चीज तैयार करते हैं तो उसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। सर असल में सर हमने तैयार तो उसको सबने मिलकर किया था, लेकिन फिर सर हमने ना इसकी सेग्रीगेशन कर ली थी कि किसने कौन कौन सी स्लाइड को प्रेजेंट करना है। तो वो असल में वो थोड़ी सी शफल हो गई हमारी ना, वो एक बनाई किसने पर्सन थी? हमारे जो मिस हुए। फवाद आपने बनाई थी? सर मिलके ही बनाई हुई है सर। मिल के कुछ कहाँ points- मिल के बनाई थी? सर राहिल तो मेरे साथ ही होते हैं सर, तहसीन भाई भी कभी कभार आ सर जाते हैं। राहिल भाई इनके साथ होते हैं, तो मैं भी किसी बहाने से चला गया था वहां पे। अच्छा चले ठीक है, ठीक है। नूरियाबाद। प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मेहनत किया आप लोगों ने। थोड़ा सा इसको Thank you, sir. रीड आउट कर लेते और बैकग्राउंड इसका क्लियर होता तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, बाकी कोई और ग्रुप? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा मुझे कोई और ग्रुप है जो रेडी है। ई ग्रुप सर किसका मैं है? होस्ट आप ही को बना दूं वापस? हाँ, होस्ट मुझे बना दें। अच्छा, मेरी बैटरी बहुत लो हो रही है। ठीक है, फिर मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। फिर ये कि किसी वीक डे में जो है हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे। एक दफ़ा मैं वो देख लेता हूँ, अटेंडेंस देख लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। सर ये हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं टोटल हमारे इस कोर्स के? पार्टिसिपेंट्स तो मेरे ख्याल में कोई 30-40 के करीब है। सर इतनी अटेंडेंस लेकिन तो कभी भी नहीं हुई हमारी क्लास में सर। लेकिन कभी इतने हुए नहीं। अभी 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। अमजद, मैं वो ले रहा हूँ अटेंडेंस। अमजद हुसैन प्रेजेंट। वाद अख्तर, जी सर। राहिल, प्रेजेंट सर। गनी सुबान, गनी सुबान गायब है। उस्मान, यस सर। कंजा, यस सर। इशरा, प्रेजेंट। तहसीन, यस सर। हसान, प्रेजेंट सर। जीशान, यस सर। माहम, माहम, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है ये। सैयद अनस, यस सर। अच्छा, तनवीर, कंजा, तनवीर भी नहीं है इसका मतलब? मैं हूँ सर, आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई यस तुम्हारी। सर। अच्छा, आ रही है। सबकी हो गई, तकरीबन हो गई। नयरीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। अब अगला जो ग्रुप है वो मैं सोच रहा हूँ कि मंगल या बुध को उसकी प्रेजेंटेशन रख लूँ और आप लोग उसमें रेडी रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो आपका फोर्थ मेंबर है ना, उससे कहें मुझसे रब्ता करके अपनी असाइनमेंट जमा कराए, नहीं तो उसके नंबर काट लूंगा मैं। सर 15 मिनट बाद तीसरा सेशन रख के आज ही कंक्लूड कर लें, क्योंकि कौन वर्किंग है डे में बड़ी मुश्किल तीसरा होती ग्रुप? है बताएं सर। मुझे, तीसरा ग्रुप कौन है? सर हम ई थे, डी ने भी नहीं दी है। तीसरा ग्रुप तो कोई है ही नहीं। अगर होता है तो मैं ले लूंगा। सर हमारा ग्रुप तो ई था ना सर। सर सख्ती डी ने करेंगे तो फिर ही कोई देगा सर। सब मेरा नहीं, ख्याल ग्रुप वाले इंतजार में है कि पेपर आ सख्ती तो जाए यही और है बस कि मैं उनको जानते नंबर नहीं दूंगा। जो नहीं दे रहे मुझे पता है, सबको आप कन्वे भी कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, सर आप ग्रुप में भी एक क्लियर मैसेज डाल देना। मैं ग्रुप पे भी तो मैसेज डाल देता हूँ। लोग उसको रीड कर लेंगे। मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल देता हूँ। बाकी है कि आप लोगों ने अभी तक तो अच्छी प्रेजेंटेशंस दी हैं, मेहनत की है। सर एक्स्ट्रा क्लास का फिर काइंडली एक दिन पहले बता दीजिएगा ताकि मैनेज कर लें सर, बड़ा मुश्किल हो जाती है फिर। तुम्हारी नौकरी इतनी आसान है, सुबह 5 बजे 7 बजे आते हो, शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है तुम्हारी। सर प्रोबेशन पीरियड चल रहा है सर, आप आजकल तो जरा आपको पता है फिर
मसले मसाइल होते हैं सर। तो एबट ना छोड़ते ना, एबट में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे तुम। सर आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है सर। एबट भी करनी है और वो चलो अच्छा ठीक है फिर, ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। खत्म ना सीधे ना। हाँ हो गई 1 मिनट में। आमना बेटा हटो।